नमस्कार। न्यूज़ लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। लोकसभा चुनाव की आधिकारिक रणभेरी बजने में महज कुछ दिन शेष हैं। देश में चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। सभी पार्टियां अपना कील काटा दुरुस्त करने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार की यात्रा पर होंगे। 5 दिन के भीतर मोदी जी की यह दूसरी यात्रा होगी। पिछली यात्रा में उन्होंने बेगूसराय और औरंगाबाद में सभाएं की थी और भारी भरकम सौगात भी दिए थे। आज बेतिया में वे जनसभा को संबोधित करेंगे तो जाहिर है सिर्फ सुनाएंगे नहीं, यहाँ भी बड़ी सौगात ही देंगे। चूँकि प्रधानमंत्री ने इस बार 400 पार का नारा दिया है, प्रधानमंत्री ने इस बात का दावा किया है कि उनकी पार्टी भाजपा अकेले 370 सीटें जीतेंगी और साथी दलों के साथ यानी एनडीए के घटक दलों के साथ यह आंकड़ा 400 पार कर जाएगा। यह बात अलग है कि भाजपा ने चुनाव की घोषणा से पहले ही अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। 195 उम्मीदवारों की सूची, जिसमें काफ़ी कुछ दिखा, इसके निहितार्थ भी निकाले गए। लेकिन उस सूची को देखकर सवाल उठे। बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में उम्मीदवारी की घोषणा नहीं करने को लेकर। बिहार में एनडीए में सीटों को लेकर खींचतान मची है। यही कारण है कि सीटें तय नहीं हो पा रही है। अभी प्रमुख घटक दल रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान की लोजपा रामविलास विद हुई है, तो उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज बताए जा रहे हैं। भाजपा को अपने साथ वीआईपी के मुकेश सहनी को भी लेना है। पिछले दिनों राजद की अगुवाई में इंडिया की रैली हुई पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। उस रैली के बाद इंडिया का दावा है कि एनडीए उमड़ी भीड़ को देखकर अपने भविष्य को लेकर असहज हो गई है और हलकान है। खैर, दावे प्रतिदावे तो राजनीति में होते ही रहते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पूरा राज्य शासन भाजपा और सरकार में शामिल अन्य दल, जहां बेतिया में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जुटी है, वही कटिहार से, सीमांचल कटिहार से बड़ी खबर आई है और यह खबर हलकान करने वाली है, खासकर एनडीए के लिए। उस एनडीए के लिए जो जंगल राज की बात बड़े ज़ोर शोर से करती है, खास तौर से तब भी जब उसके विश्वस्त साथी नीतीश कुमार भी जंगल राज वाली पार्टी के साथ होकर उसके मुखिया होते हैं। अब
वही नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ आ गए हैं और फिर एनडीए की जो सरकार बनी है उसमें भी मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। भाजपा इसे सुशासन कहती है। नीतीश कुमार तो सुशासन बाबू हैं ही। तो कटिहार से खबर यह है कि वहाँ एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया है। कटिहार के कोरहा सीट से भाजपा की विधायक कविता पासवान के भतीजे नीरज पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने पहले सुबह नीरज पासवान को गोलियों का निशाना बनाया। नीरज पासवान की मौके पर मौत हो गई। तो स्वाभाविक है, इससे विरोधियों को बैठे बिठाए एनडीए पर आक्रामक होने का मौका मिलेगा। खैर, आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं नंदकिशोर सिंह की एक खास टिप्पणी की। नंदकिशोर सिंह ने इसे बिहार को केंद्रित कर लिखा है। नंदकिशोर सिंह मार्क्सवाद, लेनिनवाद, कम्युनिज्म में विश्वास करते हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। वे बिहार से ही आते हैं और बिहार उनकी कर्मभूमि भी है। उन्होंने लिखा है कि लोकसभा 2024 का चुनाव अप्रैल महीने से होने जा रहा है। कुछ ही दिनों में चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी और आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके पहले बिहार ने पूंजीवादी राजनीति का जो नया संस्करण दिखलाया, उसके सामने हरियाणा के स्वर्गीय भजन लाल भी ईर्ष्या करते नजर आते। एक जमाने में दल बदल और आया राम गया राम की सिद्धांतहीन राजनीति से मुकाबला करने के लिए दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था। अवसरवादी बुजुर्गा राजनीतिज्ञों ने उसका भी काट निकाल लिया है। सत्ता में बने रहने और मलाई चावरे रहने की लिप्सा ने राजनीतिक और खासकर पूंजीवादी राजनीति के स्तर को धरातल पर नहीं बल्कि रसातल तक पहुंचाने का रास्ता प्रशस्त किया है। जोड़ तोड़, तिकरम, झूठ फरेब और बेईमानी बुजुर्गा राजनीति के अभिन्न अंग होते हैं। इसमें जिसने महारत हासिल कर ली है वह सफल राजनीतिज्ञ कहलाता है। हवा का रुख देखकर जो लोग रास्ता बदल लेते हैं, मौसम का मिजाज देखकर जो मन बदल लेते हैं, उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाए या मौसम वैज्ञानिक, लेकिन वास्तव में ऐसे लोग राजनीतिक अवसरवादिता और सिद्धांतहीनता के पर्याय हैं। बिहार में विधायकों को तोड़ने और जोड़ने का जो खेल चल रहा है, अंततः उसकी परिणति क्या होगी यह हमें सही नहीं पता। लेकिन इसने एक बात तो साफ कर दी है कि शासक वर्गों और साम्राज्यवाद परस्त, कारपोरेट परस्त, जन विरोधी नीतियों के हिमायती राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों से किसी नैतिकता की उम्मीद करना आज की तारीख में बेईमानी है। अनैतिकता ही उनका धर्म है, अवसरवाद ही उनकी नीति है, सिद्धांतहीनता ही उनका सिद्धांत है। इसलिए बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पलटू राम के आचरण पर आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें बेईमानों की बेईमानी से बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है और नए जनवाद और समाजवाद की स्थापना के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने के जज्बे से लबरेज रहने की ज़रूरत है। नंदकिशोर सिंह लिखते हैं कि एक बात और कहने के लिए तो बिहार में पिछले 33-34 वर्षों से सामाजिक न्याय की सरकारें सत्तारूढ़ रही है। 1990 से बिहार ने 3 पिछड़ी जाति से आने वाले और एक दलित परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्यमंत्री का दीदार करवाया। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी ही वे किरदार हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शोभायमान रहे हैं। उसमें नीतीश कुमार ने तो 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। कुल मिलाकर
16 वर्षों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके रहने वाले नीतीश कुमार ने अनीति, अवसरवादिता और सिद्धांतहीनता का जो नज़ारा पेश किया है वह अद्भुत है। उनकी बेशर्मी, ढिठाई और निर्लज्जता की आप चाहे जितनी निंदा कर लें, लेकिन एक बात के लिए उनकी दाद देनी पड़ेगी कि अभी भी बिहार विधानसभा में बहुमत विधायकों का विश्वास मत उसे हासिल है। इसलिए प्रश्न सिर्फ यह नहीं कि नीतीश कुमार ने आखिरकार ऐसी शर्मनाक हरकतें क्यों की, एक प्रश्न यह भी है कि माननीय विधायकों ने उनके मर्यादित कृत्यों में उनका साथ क्यों दिया। अक्सर समाजवादी विचारधारा के दिग्गज आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर जैसे दिग्गज राजनीतिज्ञों के अनुयायी होने का दंभ भरते हैं, लेकिन आज का सच यही है कि उनमें से अधिकांश भारतीय पूंजीवादी राजनीति के उन विभूतियों के पैरों की धूल के बराबर हैसियत भी नहीं रखते हैं। यह सच है कि समाजवादी धारा की पार्टियों ने सांप्रदायिक आरएसएस के इशारे पर चलने वाली जनसंघ और बाद में उसके नए संस्करण भाजपा के साथ सत्ता में साझेदारी की बहुत पहले 1967 में शुरुआत कर दी थी। आरंभ में निरंकुश कांग्रेसी शासन का हवाला देकर गैर कांग्रेसवाद के नाम पर इसे सही ठहराया जाता रहा। 1967 में राम मनोहर लोहिया और 1977 में जयप्रकाश नारायण ने यही किया। उन दोनों बड़े नेताओं की समायोजित कार्रवाइयों का नतीजा यह निकला कि राष्ट्रीय सेवक संघ की राजनीतिक अस्पृश्यता का निवारण हो गया। लेकिन 1990 और उसके बाद भारत की शासक वर्गीय राजनीति में जो भूमिका भाजपा ने ली है और अभी भी ले रही है, उसने यह बात तो स्पष्ट कर दी है कि उसका इरादा पूंजीवादी जनतंत्र की बुनियाद को हिलाकर देश में एक नंगी फांसीवादी तानाशाही की स्थापना करना है। और माफ़ करेंगे, नीतीश कुमार जैसे राजनीतिज्ञों की सत्तालोलुपता ने भाजपा के नापाक इरादे को आसान करने का काम किया है। इसलिए नीतीश कुमार का अपराध साधारण नहीं है। फांसीवाद के खतरे के प्रति उनकी अज्ञानता व अनभिज्ञता या उससे उनकी संलिप्तता की कीमत देश की मेहनतगत जनता को लहूलुहान होकर चुकानी पड़ेगी। लेकिन समकालीन इतिहास नीतीश कुमार जैसे अविश्वसनीय एवं गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले अवसरवादी बुजुर्ग नेताओं के बारे में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा और मैं कामना करता हूं कि इतिहास के उस कठोर फैसले को सुनने के लिए नीतीश कुमार जीवित रहें और पूरी तरह होशो हवास में रहें। तो जो मैंने नंदकिशोर कुमार सिंह की बातें सुनाई, स्वाभाविक है वे खास विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके विचार भी स्वाभाविक रूप से उसी अनुरूप होंगे। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि यह देश की जनता की चिंता करती है, यह आमजन पर आसन्न खतरों को, उसके साथ हो रहे धोखे को रेखांकित करती है, चित्रित करती है। हो सकता है आप इससे सहमत न हों, सहमति असहमति की पूरी गुंजाइश है, लेकिन मेरा आग्रह है कि आप इसे संजीदगी से सुनेंगे और गुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया से कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर अवगत कराएंगे। आप इसे शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। मेरा चलते चलते एक आग्रह और होगा कि अगर आपने न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नमस्कार।